नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज़ दैट यू कैन यूज एंड न्यूज़ दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज, क्योंकि ये आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर रह चुके ऑनिंदो चक्रवर्ती हैं। और ऑनिंदो, आज की बड़ी खबर ये देखिए, हमें कई बातें बहुत देर में समझ में आती हैं और उसी से जुड़ी ये खबर है। इकोनॉमिक टाइम्स ने फ्रंट पेज पे छापी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं, स्टेट शुड रीथिंक यूटिलिटी ऑफ मिनी लॉकडाउन्स, कि जो ये मिनी लॉकडाउन चल रहे हैं ना, कहीं पे 1 दिन, कहीं पे 2 दिन, कहीं पे वीकेंड, कहीं हफ्ते के बीच में, इसके बारे में दोबारा हमें सोचने की जरूरत है। इंडियन एक्सप्रेस ने कैसे छापा है, रीथिंक शॉर्ट लॉकडाउन्स, ट्रेसिंग इज की, प्राइम मिनिस्टर टू स्टेट्स, कि ट्रेस करिए कोरोना संक्रमण की बातों को, कहां पर मामले हैं, पर ये मिनी लॉकडाउन ना कीजिए। तो लगभग 5.5 महीने बाद हमें ये समझ में आ रहा है। ऑनन बिल्कुल, लेकिन स्टेट्स में भी शायद उन्होंने भी शायद देखा होगा संदीप जी कि क्या मिनी लॉकडाउन कब करें। हो सकता है वो तब करते हैं जब बहुत सारे लोग किसी बाजार या हाट में जाते हों, ऐसे टाइम पे करते हैं, या कोई फेस्टिवल हो जब लॉकडाउन करते हैं, ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। खैर, ज्यादा स्टेट्स उल्टा करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जितना भी आप देखिए स्टेटमेंट्स हैं, उसमें जैसे आपने कहा, देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने कहा है कि सारे चीफ मिनिस्टर 1 दिन लगाए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में लोकल डीएम से सीधा बात करें, पता करें कि क्या हो रहा है, उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन बढ़ेगा। उन्होंने शायद कहा है कि कोविड का 60 टोटल डिस्ट्रिक्ट है हमारे देश में, हाँ, सबसे ज्यादा प्रभावित 60 जिले हैं। लेकिन उनको ये कैसे पता, क्योंकि मुझे तो पता था कि कोविड का कोई डेटा ही नहीं है, कोई डेटा नहीं, तो कैसे पता चल रहा है अगर डेटा नहीं है कि 60 प्रभावित जिले हैं। खैर, बात यह है कि अगर 60 प्रभावित जिले हैं, केंद्र सरकार को भी उन्हीं 60 पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज में आपने सेंट्रलाइज कर दिया है। जीएसटी आपने सेंट्रलाइज कर दिया है, सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया है, तो आप इसको भी सेंट्रलाइज कर दीजिए, सिर्फ स्टेट्स पे क्यों छोड़ रहे। तो ये पहली बात मुझे लगता है कि बात सही है। मिनी लॉकडाउन का क्या फायदा है अगर आपका क्वारंटीन पीरियड 15 दिन का होता है, आइसोलेशन पीरियड 15 दिन का होता है, तो मिनी लॉकडाउन से क्या फायदा है, वो किसी को नहीं पता। और देखिए, मिनी लॉकडाउन भी कहां सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा था। जैसे मैं नोएडा में हूं, नोएडा में मैं काम करता हूं, यहाँ पर मिनी लॉकडाउन शुरू हुआ सैटरडे संडे, फिर सैटरडे हटाया गया, अब संडे में भी काफी छूट मिल गई है। ये वो इलाके हैं, आप मुझसे बेहतर समझा सकते हैं ऑनिन, अगर हम दिल्ली एनसीआर या मुंबई, पुणे, पिंपरी इलाका, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में, ये इंडस्ट्रियल हब्स हैं इस देश के, और यहीं पर मिनी लॉकडाउन ज्यादा हो रहे थे, तो सप्लाई चेन या अर्थव्यवस्था का जो पहिया है, जो चक्का है, वो घूम ही नहीं पा रहा था। मुझे लगता है इसीलिए शायद प्रधानमंत्री जी को ये कहना पड़ा कि कहीं मिनी लॉकडाउन के चलते आप इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहे हैं या नहीं। लेकिन मेरा इस पे थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत लोगों के साथ है, हो सकता है आपके साथ भी हो संदीप इस पर। मुझे लगता है कि लॉकडाउन की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए कि लॉकडाउन अगर नहीं हो, क्वेश्चन है किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नहीं, उसमें सवाल भाई, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। और देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने चाहिए। अब मैं आपकी बात में हाँ मिलाता रहूं तो किस बात का प्रजातंत्र और किस बात की हम पत्रकारिता कर रहे हैं। बिल्कुल। पर ये 2 दिन का लॉकडाउन का क्या मतलब? या तो पूरा लॉकडाउन रखो या आवर्स रिस्ट्रिक्ट रखो, कि भाई कोरोना क्या सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार आपका पीछा छोड़ देगा, शनिवार रविवार को ही भूत की तरह आपके पीछे आएगा। मतलब मिनी लॉकडाउन का लॉजिक तो यही हुआ ना, कोई लॉजिक ही नहीं है। खैर, मैं भी आप ही की तरह ये भी मैंने भी न्यूज़पेपर में ही पढ़ा है, जहां पे एक प्रधानमंत्री जी को कोट किया गया है कि अब वी आर द नंबर 1 इन टेस्टिंग। वो किस चीज की बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं। ये भी अपने आप में विरोधाभासी खबर है। टेस्टिंग तो कम होती जा रही है दरअसल। बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों में टेस्टिंग कम हुई है, और दूसरी बात है कि अगर आप टेस्टिंग में देखें तो हम नंबर 3 है, क्योंकि चाइना का जो वेरीफाइड टेस्टिंग है वो 16 करोड़ है,
हमारा शायद 6,70,00,000 के आसपास है और यूएस का 10 करोड़ है। चाइना ने पहले क्लेम किया था कि उससे ज्यादा टेस्टिंग है, लेकिन जो आप किसी भी कोरोना वायरस जो काउंटर वाले वेबसाइट है उसमें यही आप 16 करोड़ का फिगर देखेंगे, क्योंकि वो ज्यादातर लोग मानते सही है। तो उसमें भी हम नंबर 3 है। अगर हम पर मिलियन देखें उसमें हम 100 के आसपास है ना, कि कितना पॉपुलेशन है। ये 60 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित है, ये भी किस बेसिस से पता है? टेस्टिंग के बेसिस पे पता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोग मर रहे हैं हमें पता नहीं है, अस्पताल जा नहीं पा रहे हैं, बैठे हुए हैं घर में, ये भी हमें पता नहीं है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे आप अगर सीएमआई का डेटा देखें तो उसमें पिछली बार हमने शायद बात की थी संदीप के, एक चीज होता है जिसको कहते हैं लेबर पार्टिसिपेशन रेट, मतलब कितने लोग काम ढूंढ रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, और कितने लोगों ने काम करने का आशा ही छोड़ दिया कि काम मिल ही नहीं सकता, घर पे बैठते हैं, है ना। लेकिन वो काम करने के एज में, मतलब 15 साल के ऊपर के हैं। 15 साल के ऊपर हमारे देश में लगभग 104 करोड़ लोग हैं, और उनमें से सिर्फ 39 करोड़ के आसपास या तो काम ढूंढते हैं या काम करते हैं। तो आप देखिए कि लेटेस्ट सितंबर का जो डेटा है उसमें दिख रहा है कि अगस्त के कंपैरिजन में जितने लोग काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं वो गिर गया है। अब इसका कारण क्या है? सीएमआई इसका कारण नहीं बता रही है अभी, लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि लोग, एक तो है कि लोगों को लगता है कि काम नहीं मिलेगा, दूसरा हो सकता है कि वो काम नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत सारे लोग बीमार हैं। मैं एक गेस कर रहा हूं, ये स्पेकुलेशन है, लेकिन मैं बोल रहा हूं बिना टेस्टिंग के हमें कुछ नहीं पता हो सकता, क्योंकि हमारे देश में जब सेंटर ही कहती है कि ज्यादातर चीजों में डेटा नहीं है, तो कैसे पता कि कितने लोग मर रहे हैं, नहीं मर रहे हैं? एग्जैक्टली है ना। और इसी का देखिए असर क्या हो रहा है। ये मिनी लॉकडाउन से ही जुड़ी एक और खबर है, बिजनेस स्टैंडर्ड ने छापी है। नाउ फिनमिन इज नॉट सो श्योर अबाउट अ वी शेप्ड रिकवरी। अभी तक ये देखिए सरकार में ना अलग अलग आवाजें आती हैं। शक्तिकांत दास ने आकर बता दिया था कि नहीं, वी शेप्ड रिकवरी नहीं हो रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती थी नहीं, वी शेप्ड रिकवरी होगी। सुब्रमण्यम साहब जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो कह रहे थे वी शेप्ड रिकवरी हो जाएगी। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद कह रही है वी आर नॉट सो श्योर अबाउट अ वी शेप्ड रिकवरी। और इसके पीछे हम लगातार इस कार्यक्रम में बता रहे हैं ऑनन कि भाई गोल्डमैन सैक्स हो, इंडिया रेटिंग्स हो, एसबीआई रिसर्च हो, अब ये सब एक सेकुलर ट्रेंड बन रही है। ये -10 की विकास दर की बात कर रहे हैं, 10 से 15%, 50 गुना से 50% से 2 गुना उन्होंने अपना डिप कर दिया है, डाउनग्रेड कर दी है रेटिंग को। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिव्य ज्ञान हो रहा है ऑनन। देखिए ये एक बहुत ही आसान तरीका है। आप एडिटर रह चुके हैं, मैं भी एडिटर रह चुका हूं, आप एडिटर अभी भी हैं, कि जब कोई भी चीज आपके पास सोर्सेज से आता है ना, तो जिस सोर्स ने आपको ये इंफॉर्मेशन दिया है उसके पास एक बहुत अच्छा उस इंस्टीट्यूशन के पास एक उपाय रहता है। वो बोलेंगे हमने ये ऐसा कभी कहा ही नहीं, है ना। तो ये भी सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है। सीनियर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने कहा है कि अब हमें नहीं लगता है ना। तो अब प्रॉब्लम इस चीज का ऐसा है कि अब पहले भी जब कहा गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री की वी शेप्ड रिकवरी होगी, वो अभी भी वही कहेंगे वी शेप्ड रिकवरी हो रही है। देखिए कितना रेलवे फ्रेट बढ़ गया है, कितना सारा ई-वे बिल बढ़ गया है, एम्प्लॉयमेंट लगभग वहीं पे आ गई है जो पहले। कल आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था जब हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहे थे कि जी जहां पर लाख गाड़ियों का उत्पादन आप कर रहे थे वो गिरकर आ गया 40, अब वो आ गया 70। अब कहा जा रहा है देखिए एकदम गोते के बाद ये तो वी शेप्ड रिकवरी हो रही है। ये वही उदाहरण हुआ ना जो कल आप जिक्र कर रहे थे। एक मजेदार चीज इसमें है, ये जो सीनियर मिनिस्ट्री ऑफिशियल जिन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड को कहा है, जो रिपोर्टर को कहा है, उनका कहना है कि हमने जो पैसे दिए थे लोगों को, आप देखिए उसमें दिया गया है कि 2 लाख करोड़ के आसपास जो खर्चा किया गया है सरकार के द्वारा, जो लोगों को पैसे दिए गए डायरेक्ट बेनिफिट से वो खर्च नहीं कर रहे, वो बचा के रख रहे हैं, बचत कर रहे हैं उसका। ये डेटा कहां से आया किसी को नहीं पता। कैसे अपने आप में जमीन भी तैयार कर रहे हैं क्या ऑनन? देखिए फिस्कल स्टिमुलस की जरूरत नहीं, लोगों की जेब में पैसा देंगे वो खर्च नहीं करेंगे, तो फिस्कल स्टिमुलस अपने आप में बेमानी हो जाएगा। ये उसकी भी जमीन तैयार कर रहे हैं क्या? बिल्कुल वही मेरा भी वही कहना है कि क्या एक तरीके से कहा जा रहा है कि ऐसा फिस्कल स्टिमुलस देके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग उस पैसे पे बैठे रहते हैं, वो खर्च नहीं करते।
एक बात इसमें सही है, आप जानते हैं कि एक अर्थशास्त्री थे जॉन मेनार्ड केन्स। केन्स का एक आर्गुमेंट था कि ज्यादातर जो लोग, कोई भी इकोनॉमिक एक्टर जो भी किसी चीज में, जिसको कहते हैं कि इकोनॉमी में कोई भी एक्शन ले रहा है, चाहे मैं हूं कुछ खरीद रहा हूं, आप हैं कुछ बेच रहे हैं, है ना, ये सब हम करते हैं तो हम सोचते हैं कि कल जो होगा वो आज के तरह ही होगा, लगभग आज के तरह। हमें इसको कहते हैं कि हमारा एंटिसिपेशन कल का जो है वो आज का तरह ही रहेगा। जितनी भी हमारे दिमाग में अनिश्चितता हो, अनसर्टेनिटी हो, फिर भी हम कंपैरिजन आज से ही करते हैं। अगर आज बुरा है तो कल अगर अच्छा भी हो तो ज्यादातर लोग आज का ही मान के चलते हैं। तो हो सकता है कि जो पैसा दिया गया उसमें से कुछ खर्च नहीं किया जा रहा हो, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कितना पैसा दिया है आपने, 1000, 1500, किसान का 2000 रुपए, वो खर्च करने से कौन सा बहुत देश में बहुत बड़ा भूचाल आ जाता, खरीद लेते लोग, है ना। छोटा मोटा खरीदारी चीजों से होता है। हमारे देश में जितने भी चीजें बनते हैं, जो भी आउटपुट होता है, वो इन लोगों के लिए नहीं होता है जिनको आपने पैसे दिए हैं। वो एक हो सकता है कि बिस्किट का पैकेट खरीद लेंगे, छोटा सा शैम्पू का सैशे खरीद लेंगे, सर पे लगाने का तेल खरीद लेंगे, इतना तक सीमित रहता है, उससे ज्यादा ये खर्चा नहीं करते। या फोन की बैटरी बदल लेंगे, यही तक इनकी सीमित रहती है। जो भी है 1-1,500 में वही होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जिनके हाथ में पैसा था, जो खर्चा करते थे, हम जानते हैं मिडिल क्लास की हालत बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। नौकरियां गई है। जी संदीप जी, आप कह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल मैं आपकी बात की तस्दीक कर रहा था, बहुत बुरी हालत है। और ये लगातार, मैंने अप्रैल में एक लेख लिखा था, मैंने कहा था कि ये जो लॉकडाउन है, कोविड-19 है, इससे मिडिल क्लास पर इंपैक्ट सबसे ज्यादा होगा, सबसे गरीब जो है उनसे भी ज्यादा, क्योंकि सबसे जो गरीब हैं, ऑन एन एवरेज उनका मंथली इनकम 3,500-4 हजार रुपए से ज्यादा हमारे देश में नहीं है। 4,000 के आसपास 30% लोगों का मंथली इनकम है, हाउस होल्ड इनकम, पारिवारिक इनकम, आय। तो उनको अगर 1,500-2 हजार रुपए हाथ में मिल जाए तो वो, और साथ में हर एक को 5 किलो 7 किलो मुफ्त में अनाज मिल जाए या सब्सिडाइज अनाज मिल जाए, तो उनको काम करने की उतनी जरूरत नहीं होगी। फिर भी हम जानते हैं कि मनरेगा का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा है, मनरेगा का सप्लाई भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, ज्यादा लोगों ने काम किया है। सबसे जो गरीब है 30%, उनका जो इम्पैक्ट होगा उससे ज्यादा मिडिल क्लास पर इम्पैक्ट होगा। और अब सीएमआई का जो डेटा आ रहा है हमारे सामने कि मिडिल क्लास नौकरियां सबसे ज्यादा गई है, व्हाइट कॉलर नौकरियां सबसे ज्यादा गई हैं, और इससे साफ है कि जो खर्चा कर पाते थे हमारी इकोनॉमी में, वो लोग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें सबसे दिलचस्प और दुखद एक बात ऑनन, और किसी अखबार ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, संसद सत्र खत्म हो गया, समय से पहले खत्म हो गया, बेरोजगारी के मुद्दे पर किसी ने आवाज नहीं उठाई, उफ तक नहीं किसी ने की है। सीएमआई का जो आप डेटा बता रहे हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स, 1,88,00,000 डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, उनमें से 1/3 की नौकरी चली गई, लेकिन कोई उफ तक नहीं कर रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा, संसद में चूं तक नहीं हुई इस बात पर। क्योंकि सुनने में ये बुरा लगेगा, है ना, सुनने में ये बुरा लगेगा, लेकिन हम जानते हैं, बाकी डेटा से भी आप देख सकते हैं कि ज्यादातर ये जो मिडिल क्लास जॉब्स होते हैं, ये अग्रिम, जिसको हम फॉरवर्ड कास्ट कहते हैं, वहां से आते हैं। यहाँ पे अगर आप इंडिया टुडे का जो एक्सेस का सर्वे है या कोई भी सर्वे है उसमें देखें, तो फॉरवर्ड कास्ट का हेवी वोटिंग बीजेपी की तरफ रहा है पिछले मैं कहूंगा 10 सालों से कम या उससे पहले से भी। तो ये जो मिडिल क्लास है, ये एक तरीके से एक कैप्टिव वोटर बेस है, इनके लिए कुछ करना उतना जरूरी नहीं है। दूसरा, मिडिल क्लास का टर्नआउट बहुत कम होता है। अब आप देखिए कि ये जो 66 लोगों की नौकरी, 66 लाख लोगों की नौकरी गई है, उनमें से कितने लोग वोट देने जाने वाले लोग हैं, किसी को पता नहीं। टर्नआउट कम होता है मिडिल क्लास एरिया में। मेरे शो में 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं आनंद, मेरे शो में विजय सरदाना है, कृषि और एमएसएमई के एक्सपर्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। हम बात कर रहे थे मिडिल क्लास की, तो उन्होंने कहा मिडिल क्लास की औकात क्या है।
किसान सड़कों पर उतर सकता है, गरीब सड़कों पर उतर सकता है, मजदूर उतर सकता है। ये 4 करोड़ के करीब लोग हैं, मिडिल क्लास पीपल लाइक अस, जो जिसमें आप भी हैं, मैं भी हूं। ये अपनी जिंदगी की व्यस्तता में इतने मशगूल रहते हैं, ये कभी सड़क पर तो उतरेंगे नहीं। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए ना तो ये थ्रेट है, ना ये कोई ऐसा कैप्टिव वोट बैंक है जिसको देना है, जिसके बने हुए हैं बने रहें। तो इनकी आवाज उठाने में किसी की दिलचस्पी भी नहीं है, और ये खुद उतरेंगे नहीं। आप सड़क पे नहीं उतरेंगे कि भाई नौकरी चली गई, या मैं सड़क पे नहीं उतरूंगा कि तनख्वाह कट गई। ये भी एक हकीकत है। और मैं कहूंगा भी तो मैं कहना नहीं चाहता कि मेरी तनख्वाह कट गई है। हाँ, ज्यादा लोग थोड़ा हिचकिचाते छिपाते फिरेंगे, दोस्तों में भी, आपस में भी फिरेंगे। हाँ कि भैया नहीं मैंने तो छोड़ दी है, या मेरा ये हुआ है, मेरा वो हुआ है। हाँ। तो ये एक डर रहता है मिडिल क्लास का, और मिडिल क्लास यूनाइट होकर ये काम करेगी, ये नहीं होगा। ये भी ज्यादातर कुछ अर्बन पॉकेट्स में ही होते हैं। उन अर्बन पॉकेट में 3, 4, 5, 6 सीट होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 सीट होंगे जहां पे मिडिल क्लास का कोई भी रोल होगा। तो मिडिल क्लास के बारे में बात करने वाला कोई है नहीं। मिडिल क्लास खुद बात नहीं करती। हम एस्पिरेशनल भी हैं, और हम छिपाते बहुत हैं, हम हिपोक्रेट्स भी हैं। हम अपनी असलियत नहीं बताने में बड़ा गुरेज करेंगे। हम ये नहीं बताएंगे कि आजकल फटे हाल में हूं भाई। और वो कहेंगे मेरी नौकरी इसलिए गई क्योंकि जो एलीट लोग हैं, एलीट माफिया है, इन्होंने कब्जा कर रखा है। और वो कहेंगे इसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत को भी इन एलीट ने रोक रखा था। इसलिए वो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में टीवी ऑन करके देखेंगे, अपनी नौकरी क्यों गई उसके बारे में वो नहीं देखेंगे। आज की आखिरी खबर, 3 मिनट है हमारे पास ऑन इन, और ये बड़ी दिलचस्प है। देखिए, किसानों को लेकर एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बवाल कटा। कृषि बिल तो पास हो गए हैं और कहा गया एमएसपी था, है, रहेगा। लेकिन अब नरेंद्र तोमर बिल पास होने के बाद क्या कह रहे हैं? वो आइडिया एक्सचेंज में गए, इंडियन एक्सप्रेस, उन्होंने कहा कमिटेड टू एमएसपी बट इट वाज नेवर पार्ट ऑफ लॉ। कि हम एमएसपी देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कभी कानून था ही नहीं। ना पहले वालों ने, ना कांग्रेस ने कानून बनाया, ना हमने कानून बनाया। फाइनेंशियल एक्सप्रेस इस बात को कैसे लिख रहा है? तोमर रूल्स आउट लीगल बैकिंग फॉर एमएसपीज। मतलब खबर यहां छिपी है कि कानूनी बाध्यता कुछ नहीं है, एमएसपी है, सरकार कह रही है रहेगी, मंडी भी रहेगी, एपीएमसी भी रहेगा। बिहार में कब का हट चुका है, 2006 से। पर देखिए, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। कोई नीचे खरीदेगा तो खरीदेगा। दुनिया का नंबर 1 बिहार में हट गया था एपीएमसी, इसलिए दुनिया का नंबर 1 एग्रीकल्चरल स्टेट बन गया। वहां पे किसान इतने खुशहाल है, क्या बता। हाँ मतलब साफ कह दिया, कानूनी बाध्यता नहीं है भैया। ये कानून का, अरे कांग्रेस ने भी नहीं बनाया, हमने भी नहीं बनाया कानून का हिस्सा, पर एमएसपी है और रहेगा। लेकिन आपने दूसरा कानून तो बनवाया है ना। हाँ। अगर एमएसपी कानून का पार्ट नहीं था, है ना, अगर कानून का पार्ट नहीं था, लेकिन वो भी तो नहीं था कि कोई भी आकर सीधा खरीद सकता है। और ये तब है, हम राजनीति की बात करते नहीं है ऑन इन, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में ही बैक फार्मर्स डिमांड टू लीगलाइज एमएसपी एज फ्लोर रेट, कि भैया इससे नीचे कोई खरीदेगा तो जेल में जाएगा। ये जेडीयू अहम घटक है। शिरोमणि अकाली दल छूट गया, वो निकल गए, हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया। और ये केसी त्यागी ने सबसे पहले मेरे ही शो में 4 दिन पहले कहा था कि भैया कम से कम ये तो कर दो, गारंटीड एमएसपी इंश्योर कर दो, बात खत्म। लेकिन बिहार में कितने सीट है? 400 सीट है ना? कितने? नहीं, 243 सीट है बिहार में। 243 सीट में से अब एमएसपी लीगलाइज होना चाहिए या नहीं, वो सीट डिवीजन पे डिपेंड करेगा। जेडीयू को आप 120 से 100 सीट दे दीजिए तो वो बोलेंगे नहीं कोई जरूरत नहीं है। नहीं, वो 115 120 से नीचे नहीं मानने वाले हैं। वो कहेंगे कि बीजेपी 100 पर लड़े और 20-25 दे दो राम चिराग पासवान को। तो ठीक है, आज थोड़ा सा राजनीतिक पहलू भी छुआ, थोड़ा सा वक्त की आज कमी रही। बड़ा मजा आता है आपके साथ चर्चा करने में। ऑन एन सीधी सादी सरल भाषा में आज की खबरें आपने समझाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।